कहते हैं कि शहर के जागने से पहले उसकी सड़कें याद रखती हैं। वो कल के ट्रैफिक के दबाव को, चौराहों पर हुई हिचकिचाहट को, और वो जो तेजी और सावधानी के बीच अनकहे समझौते होते हैं उन्हें भी। ये सोचना ही कितना दिलचस्प है ना, कि कंक्रीट की भी अपनी एक याददाश्त होती है। और ये सिर्फ एक काव्यात्मक विचार नहीं है। असल में ये आज की हमारी बातचीत का बिल्कुल केंद्र है। हमें जो स्रोत मिले हैं वे एक बहुत ही आम लेकिन गहरी समस्या की तरफ इशारा करते हैं। ज्यादातर शहर ट्रैफिक की समस्या से तब जूझते हैं जब वो हद से ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब हम हमेशा एक कदम पीछे रहते हैं। हमेशा हमेशा रिएक्शन मोड में। हाँ बिल्कुल। जैसे आग लगने पर कुआं खोदना, सड़क पे जाम लगा तो उसे चौड़ा करने की सोचने लगे। लेकिन आज हमें जो दस्तावेज मिले हैं वे एक अलग ही सवाल पूछते हैं। एक ऐसे शहर को डिजाइन करने का क्या मतलब होगा जो अपने भविष्य से शायद ही कभी हैरान हो। हाँ, एक ऐसा शहर जो आने वाली चुनौतियों के लिए पहले से तैयार हो। एग्जैक्टली। और इसी सवाल की हम आज गहराई से पड़ताल करेंगे। हम ये जानेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई और क्वांटम प्रेरित कंप्यूटिंग का इस्तेमाल सिर्फ ट्रैफिक लाइट बदलने के लिए नहीं, बल्कि शहरों के पूरे ताने बाने, उनके डीएनए के बारे में सोचने के लिए किया जा सकता है। तो ये रिएक्टिव होने से आगे बढ़कर प्रोएक्टिव बनने की एक कोशिश है। बिल्कुल। तो चलिए इसी बुनियादी समस्या से शुरू करते हैं। स्रोतों में एक बहुत दमदार बात कही गई है कि ज्यादातर शहरों में इंटेलिजेंस या समझदारी बहुत देर से आती है। मतलब जब नाकामी इतनी बड़ी हो जाती है कि उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो, हम हमेशा समस्या का पीछा करते रहते हैं। हाँ, और ये शहर के प्लान करने वालों की नाकामी नहीं है। असल में समस्या की जड़ हमारे वो सोचने के तरीके में है। हमने हमेशा शहरों को एक स्थिर मशीन की तरह देखा है जिसे ठीक किया जा सकता है। अच्छा। जबकि असल में शहर एक जीवित, एक ऑर्गेनिक सिस्टम की तरह व्यवहार करते हैं। ट्रैफिक सिर्फ गाड़ियों का झुंड नहीं है, ये लाखों इंसानी फैसलों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं का एक चलता फिरता उलझा हुआ नेटवर्क है। मतलब एक कोने में हुई छोटी सी गड़बड़ी भी, जैसे कोई गाड़ी खराब हो गई, हाँ, उसका असर चुपचाप पूरे शहर की धमनियों में फैल जाता है। हमें पता भी नहीं चलता कि हम जिस जाम में फंसे हैं उसकी वजह 3 किलोमीटर दूर हुई एक छोटी सी घटना है। बिल्कुल। और इसी वजह से हमारे पारंपरिक तरीके फेल हो जाते हैं। जब हम इसे गणित के नजरिए से देखते हैं तो समस्या का आकार समझ में आता है। सोचिए, सिर्फ 10 चौराहों के एक छोटे से नेटवर्क में भी ट्रैफिक सिग्नल के लाखों करोड़ों कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। बाप रे, सिर्फ 10 चौराहों में? हाँ, अब इसमें मौसम, कोई बड़ा इवेंट, सड़क पर चल रहा कंस्ट्रक्शन, ये सब जोड़ दें तो मुमकिन विकल्पों की संख्या इतनी बड़ी हो जाती है कि कोई भी इंसान या पारंपरिक कंप्यूटर उसे पूरी तरह से नहीं समझ सकता। तो यहीं पर वो बड़ा सवाल आता है जो हमारे श्रोताओं ने उठाया है। क्या हो अगर हम ट्रैफिक का पीछा करने के बजाय समय से एक कदम आगे चल के उसके बारे में सोचना सीखें? और शायद यहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम प्रेरित कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजी की भूमिका शुरू होती है। सही पकड़ा। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। एआई का इस्तेमाल सिर्फ ट्रैफिक लाइट को स्मार्ट बनाने के लिए नहीं है। वो तो बहुत छोटा इस्तेमाल हुआ। अच्छा। असली मकसद है शहरों के डिजाइन के बारे में गहराई से सोचना। एआई लाखों घंटों के डेटा से पैटर्न सीखने में माहिर है, जैसे कि सुबह 9 बजे ट्रैफिक कहाँ बढ़ता है, बारिश होने पर ड्राइवर कैसे बर्ताव करते हैं वगैरह। और क्वांटम प्रेरित ऑप्टिमाइजेशन के तरीके उन अनगिनत संभावनाओं के समंदर में से सबसे बेहतर रास्ते खोज सकते हैं। वो रास्ते जो कोई एक इंसानी टीम कभी सोच भी नहीं सकती। बिल्कुल। तो ये भविष्य में झांकने जैसा नहीं है, क्योंकि शहर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये असल में हजारों संभावित वायदाओं की एक तरह से स्ट्रेस टेस्टिंग करने जैसा है। हाँ, स्ट्रेस टेस्टिंग। और फिर ऐसे डिजाइन खोजना जो ज्यादातर हालात में अच्छा काम करें। मतलब एक परफेक्ट समाधान नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक मजबूत और लचीला समाधान। सही। परफेक्शन अक्सर नाजुक होता है, लचीलापन मजबूत होता है। और इसी सोच के इर्द गिर्द हमारे स्रोतों में एक फ्रेमवर्क, एक ढांचे का प्रस्ताव है। ये किसी एक जादुई एआई पर निर्भर नहीं करता, बल्कि एक 5 लेयर वाले आर्किटेक्चर पर आधारित है, जहां हर लेयर वो काम करती है जिसमें वो सबसे बेहतर है। अच्छा, ये दिलचस्प है। एक 5 लेयर वाला स्ट्रक्चर। चलिए इन परतों को एक एक करके समझते हैं। इसकी नींव यानी पहली लेयर क्या है? इसकी नींव है विश्वास पर। पहली लेयर है डेटा और गोपनीयता। देखिए, कोई भी स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम कैमरों, सेंसरों और गाड़ियों से भारी मात्रा में डेटा इकट्ठा करेगा।
अगर लोगों को ये भरोसा नहीं होगा कि उनके डेटा का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो वो इस सिस्टम को कभी अपनाएंगे नहीं। हाँ, और ये बात सिर्फ ट्रैफिक पर ही नहीं बल्कि किसी भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर लागू होती है। बिना भरोसे के टेक्नोलॉजी बस एक निगरानी का जरिया बनकर रह जाती है। सही बात है। तो ये सिस्टम भरोसा कैसे बनाता है? ये सिस्टम डिजाइन से ही भरोसा कमाने की कोशिश करता है। स्रोतों में साफ लिखा है कि डेटा को गुमनाम रखना यानी अनोनिमाइज करना, उसे कम से कम समय तक स्टोर करना और ज्यादातर प्रोसेसिंग गाड़ी या ट्रैफिक सिग्नल के पास ही यानी एज पर करना। ये कोई ऑप्शनल चीजें नहीं है, बल्कि सिस्टम की बुनियादी जरूरतें हैं। बिल्कुल। विश्वास की नींव पर ही बाकी की इमारत खड़ी हो सकती है। ठीक है, तो भरोसे की नींव के ऊपर दूसरी लेयर क्या आती है? उसके ऊपर आती है शहर की रिफ्लेक्स लेयर। इसे आप शहर का नर्वस सिस्टम समझिए। जैसे हमारा हाथ किसी गर्म चीज को छूते ही अपने आप पीछे हट जाता है, बिना दिमाग तक सिग्नल भेजे। हाँ, एक रिफ्लेक्स एक्शन। एग्जैक्टली। ये लेयर भी ठीक वैसे ही काम करती है। स्मार्ट कैमरा और लोकल कंट्रोलर सड़क पर जो हो रहा है उस पर तुरंत मिलीसेकंड्स में प्रतिक्रिया देते हैं। मतलब अगर अचानक किसी चौराहे पर एम्बुलेंस आ जाए या बहुत ज्यादा भीड़ हो जाए, हाँ, तो ये लेयर तुरंत सिग्नल बदल देगी बिना किसी सेंट्रल कमांड का इंतजार किए। बिल्कुल। गाड़ियों की गिनती, पैदल चलने वालों का पता लगाना और सिग्नल को रियल टाइम में बदलना, ये लेयर तेज है, लोकल है और सतर्क है। और सबसे जरूरी बात, ये पूरी तरह से मशीन लर्निंग पर निर्भर नहीं करती है। अगर किसी वजह से कम्युनिकेशन फेल हो जाता है या एआई की भविष्यवाणी गलत होती है, तो भी ये अपने पुराने भरोसेमंद तरीके से काम करती रहती है। ताकि चौराहा सुरक्षित रहे। एक तरह का सेफ्टी नेट है ये। हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये तो हो गया शहर का इंस्टेंट रिएक्शन। लेकिन क्या ये सिस्टम आगे की सोचने की क्षमता भी रखता है, भविष्य का अंदाजा लगाने की? और वही हमारी तीसरी लेयर है, एंटिसिपेशन यानी पूर्वानुमान की परत। रिफ्लेक्स लेयर जहां अभी में जीती है, वहीं ये लेयर कुछ मिनटों और घंटों आगे देखती है। यहाँ प्रिडिक्टिव मॉडल डेटा का विश्लेषण करके अनुमान लगाते हैं कि अगले 1 घंटे में कहाँ ट्रैफिक बढ़ने की संभावना है। कहाँ कोई असामान्य पैटर्न दिख रहा है? हाँ, और कहाँ तनाव बन सकता है। तो ये कुछ मौसम के पूर्वानुमान जैसा है ना। हमें पता है कि कल बारिश हो सकती है, इसलिए हम छाता लेके निकलते हैं। ये परत भी ट्रैफिक के लिए यही कर रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल। और ये पूर्वानुमान सीधे कोई आदेश जारी नहीं करते हैं, वे सिस्टम को तैयारी करने का सिग्नल देते हैं। जैसे अगर सिस्टम को पता है कि 1 घंटे में किसी स्टेडियम के पास मैच खत्म होने वाला है, तो वो पहले से ही उस इलाके के सिग्नल्स को ट्रैफिक क्लियर करने के लिए तैयार करना शुरू कर सकता है। अच्छा, तो ये तैयारी का चरण है जो प्रतिक्रिया को सहज, जल्दी और कम परेशानी वाला बना देता है। बिल्कुल। समझ गया। तो हमारे पास डेटा की नींव है, फिर तुरंत रिएक्शन वाली रिफ्लेक्स लेयर है और फिर आगे की तैयारी करने वाली एंटिसिपेशन लेयर है। लेकिन तब क्या होता है जब समस्या किसी 1-2 चौराहे की ना हो, बल्कि पूरे शहर के लेवल की हो? जैसे एक बड़ा जाम जो कई इलाकों में फैल रहा हो। हाँ, यहीं पे चौथी परत काम आती है, डायनामिक डाइवर्जन और माइक्रो सिमुलेशन। जब समस्याएं लोकल दायरे से बाहर हो जाती हैं, तो ट्रैफिक को एक नेटवर्क के रूप में मैनेज करना पड़ता है। यहाँ सिस्टम ये फैसला करता है कि ट्रैफिक को दूसरे रास्तों पर कैसे भेजा जाए। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। चुनौती ये कि कहीं ऐसा ना हो कि एक जगह का जाम हटाने के चक्कर में हम उसे बस दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दें। एग्जैक्टली। और ये लेयर इसी से बचती है। ये ट्रैफिक को अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे और आनुपातिक रूप से फिर से बांटती है। ये सिर्फ एक रास्ते को बंद करके सबको दूसरे पर नहीं भेजती, बल्कि कई रास्तों पर थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक बढ़ाती है, ताकि पूरा सिस्टम संतुलित रहे। लेकिन इसका सबसे दिलचस्प हिस्सा है माइक्रो सिमुलेशन। हाँ, ये मुझे स्रोतों में बहुत आकर्षक लगा। हर प्रस्तावित रणनीति को पहले एक सिमुलेशन में परखा जाता है। मतलब शहर अपनी कार्रवाइयों का अभ्यास एक वर्चुअल दुनिया में करता है, लागू करने से पहले। सही कहा। कोई भी बड़ा बदलाव, जैसे किसी रास्ते को वन वे करना या ट्रैफिक को डाइवर्ट करना, उसे असल दुनिया में लागू करने से पहले एक डिजिटल कॉपी में टेस्ट किया जाता है। इससे पता चल जाता है कि इस बदलाव का असर क्या होगा, कहीं कोई अनपेक्षित समस्या तो नहीं खड़ी हो जाएगी। ये तो शहर के योजनाकारों को एक तरह की सुपर पावर देता है, बिल्कुल। जहां वे भविष्य को बिना किसी जोखिम के परख सकते हैं। मतलब शहर के योजनाकार अब बिना एक भी गाड़ी को रोके हजारों ट्रैफिक प्लान्स को टेस्ट कर सकते हैं। इससे तो सालों से अटके लिए बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं,
क्योंकि अब उनके पास फैसलों के नतीजों का डेटा होगा, सिर्फ अनुमान नहीं। आपने इसकी सबसे बड़ी ताकत को पकड़ लिया। और इन सब के बाद ही सबसे ऊपर पांचवी और सबसे उन्नत परत आती है, हाइब्रिड क्वांटम और क्वांटम प्रेरित ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ चीजें वाकई भविष्य की लगती हैं। ये परत असल में क्या करती है? ये रियल टाइम में ट्रैफिक तो नहीं चलाती जैसे कि आपने पहले बताया था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये परत एक स्ट्रैटेजिस्ट या रणनीतिककार की तरह काम करती है। ये ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करती, बल्कि डिजाइन से जुड़े बड़े और मुश्किल सवाल पूछती है। जैसे कि सड़क का लेआउट कैसा होना चाहिए ताकि वो आने वाले 10 सालों में ट्रैफिक की बढ़त को सबसे अच्छी तरह से संभाल सके? कितने सिग्नल फेज लचीलापन पैदा करते हैं और कितने नाजुकी? अच्छा, तो ये क्या करें से ज्यादा कैसे डिजाइन करें वाले सवाल हैं। लेकिन इन सवालों के लिए हमें क्वांटम प्रेरित तरीकों की जरूरत क्यों है? पारंपरिक कंप्यूटर्स ये काम क्यों नहीं कर सकते? सोचिए, आपको एक बहुत बड़े पहाड़ी इलाके में सबसे नीची घाटी ढूंढनी है। पारंपरिक कंप्यूटर हर पहाड़ी और हर घाटी पर चलकर जाएगा, एक एक करके। इसमें सदियां लग सकती हैं। लेकिन क्वांटम प्रेरित तरीके एक ही बार में पूरे इलाके का एक नक्शा बनाकर सीधे सबसे गहरी घाटियों की तरफ इशारा कर सकते हैं। ट्रैफिक की लाखों करोड़ों संभावनाओं में से सबसे बेहतर समाधान ढूंढना भी कुछ ऐसा ही है। इन समस्याओं की जटिलता इतनी ज्यादा है कि पारंपरिक कंप्यूटर हार मान जाते हैं। और स्रोतों में क्यूबो या आइजिंग प्रॉब्लम जैसे शब्दों का जिक्र है। क्या आप इसे सरल भाषा में समझा सकती हैं? जरूर। ये बस इन जटिल सवालों को गणित की भाषा में बदलने का एक तरीका है। इन सवालों को एक खास गणितीय पहेली में बदला जाता है, जिसे क्यूबो कहते हैं। ये बस एक तरीका है जिससे हम कंप्यूटर को बताते हैं कि ये हमारी सारी शर्तें हैं और ये हमारा लक्ष्य है। अब इन सभी शर्तों को पूरा करते हुए सबसे अच्छा नतीजा दो। तो ये उस विशाल खोज को एक दिशा देता है। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगी वो ये है कि इंसान इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में रहता है। ये सिस्टम खुद फैसला नहीं करता। बिल्कुल नहीं। ये सिस्टम सिर्फ विकल्प और उनके नतीजे दिखाता है। ये योजना बनाने वालों को एक नक्शा देता है जो बताता है कि अगर आप ए चुनते हैं तो आपको बी मिलेगा, लेकिन सी खोना पड़ेगा। अंतिम फैसला हमेशा एक इंसान, एक विशेषज्ञ ही लेता है। ये तकनीक इंसानी विशेषज्ञता को बढ़ाने के लिए है, उसे बदलने के लिए नहीं। ये सब सुनने में बहुत बड़ा और जटिल लगता है। किसी भी शहर के लिए इसे लागू करना तो बहुत बड़ा काम होगा। क्या इसे लागू करने का कोई व्यावहारिक तरीका भी है? हाँ, और यही इस प्रस्ताव की खूबी है। स्रोतों के अनुसार आगे बढ़ने का रास्ता जानबूझकर मामूली रखा गया है। किसी को भी पूरे शहर को एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है। एक छोटा पायलट प्रोजेक्ट, सिर्फ 3 से 10 चौराहों का, इस दृष्टिकोण को परखने के लिए काफी है। अच्छा, सिर्फ 3 से 10 चौराहे? हाँ, असली सेंसर, असली कंट्रोलर, समानांतर चलने वाली भविष्यवाणियां और ऑफलाइन किया गया ऑप्टिमाइजेशन। तो इस छोटे से पायलट में शहर को असल में क्या देखने को मिलेगा? क्या सड़क पर चल रहे लोगों को कोई फर्क महसूस होगा? सफलता को बहुत स्पष्ट परिणामों के आधार पर मापा जाएगा। यात्रा के समय में कितनी कमी आई, ट्रैफिक कितना भरोसेमंद हुआ, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में कितनी कमी आई, और सबसे जरूरी, इमरजेंसी गाड़ियों जैसे एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड का रिस्पांस टाइम कितना बेहतर हुआ। हर चीज को लाइव करने से पहले सिमुलेशन में परखा जाएगा। बिल्कुल। लक्ष्य तकनीकी दिखावा नहीं है, बल्कि टिकाऊ और मापने योग्य सुधार है। बेशक, इस तरह की नई तकनीक में जोखिम भी होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब कुछ परफेक्ट हो। जी क्या स्रोतों में इस पर भी बात की गई है? हाँ, की गई है। और जोखिमों को स्वीकार किया गया है, छिपाया नहीं गया है। जैसे एक जोखिम है कि एआई मॉडल समय के साथ पुराने पड़ सकते हैं या गलतियां कर सकते हैं। तो उससे कैसे निपटा जाएगा? क्या हम पूरी तरह से एआई पर निर्भर हो जाएंगे? नहीं, इसके लिए एक ह्यूमन इन द लूप सिस्टम होता है। यानी इंसान लगातार निगरानी करते हैं और जब भी जरूरत हो दखल दे सकते हैं। दूसरा जोखिम है कि पूरा सिस्टम फेल हो सकता है। इसके लिए, जैसा हमने रिफ्लेक्स लेयर में बात की, हर चौराहा स्वतंत्र रूप से भी काम कर सकता है। अच्छा, तो अगर सेंट्रल सिस्टम से उसका संपर्क टूट भी जाए तो वो ठप नहीं होगा? नहीं होगा। हर जोखिम के लिए एक शमन योजना पहले से तैयार है। तो कुल मिलाके ये सिर्फ ट्रैफिक जैम कम करने की तकनीक नहीं है। ये योजना बनाने के पूरे तरीके को बदलने का एक विचार है। धारणाओं और अनुमानों के आधार पर शहर बनाने के बजाय विकास और बदलाव को अपनाने वाले शहर डिजाइन करना। सही कहा। लक्ष्य एक परफेक्ट शहर बनाना नहीं है, क्योंकि परफेक्शन अक्सर नाजुक होता है।
लक्ष्य एक लचीला, एक रिजिलिएंट शहर बनाना है जो अप्रत्याशित बदलावों को ग्रेसफुली संभाल सके। एक ऐसा शहर जो दबाव को बढ़ाने की बजाय उसे सोख ले। स्रोतों में एक बहुत खूबसूरत तस्वीर पेश की गई है। एक ऐसे शहर की कल्पना करें जहां से गुजरते हुए आपको कोई झुंझलाहट या आश्चर्य न हो, बस एक शांत एहसास हो कि चीजें काम कर रही हैं जैसे उन्हें करना चाहिए। ऐसा लगे मानो शहर को आपके आने की उम्मीद पहले से ही थी। और शायद यही योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक ऐसा शहर जो अपने लोगों के साथ कदम मिलाने के लिए संघर्ष नहीं करता, क्योंकि उसे धैर्यपूर्वक और समझदारी से भविष्य को याद रखने के लिए डिजाइन किया गया था। ये वाकई सोचने वाली बात है। स्रोतों का ध्यान तो ट्रैफिक पर था, लेकिन ये विचार मन में एक सवाल छोड़ जाता है। शहरों की और कौन सी जटिल प्रणालियां हैं, जैसे पानी के सप्लाई, बिजली का ग्रिड या सार्वजनिक स्वास्थ्य, जिन्हें भविष्य को याद रखकर इसी तरह से फिर से डिजाइन किया जा सकता है?